सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और ये कोविड का दौर चल रहा है और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक सूचनाएं पहुँच भी रही होंगी। और एक प्रयास हमारी संस्था के द्वारा भी कि आप तक सही और रेलेवेंट टाइप की सूचनाएं आप तक पहुँचे, क्योंकि रेलेवेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, आप जब YouTube देखते हैं, लाइव क्लास देखते हैं, लाइव क्लास के साथ चलते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कई सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं और आप देख भी रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि उसकी रेलेवेंसी क्या है या नहीं है। चलिए, ये बात तो बात की है, लेकिन हाँ, ये जरूर प्रयास करना चाहिए एक विद्यार्थी के तौर पर कि जरूर उन चीज़ों को देखें जो रेलेवेंट है और थोड़ा उन चीज़ों को कम देखें जो रेलेवेंसी में नहीं है। ठीक है, चलिए, चूँकि एक प्रयास आप तक पहुंचने का एक प्रयास की शुरुआत के रूप में इसको देखा जाएगा। और आज हम लोग जिस टॉपिक को इतिहास के जिस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है वर्ष 1707 यानी 1707। एक वर्ष, यह वर्ष इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है। कहा जाए तो यह वर्ष एक निर्णायक वर्ष के रूप में सामने में आता है। यह वर्ष आधुनिक भारत की शुरुआत है। यानी मॉडर्न इंडिया। और इतिहास में इस वर्ष को एक डिवाइडिंग ईयर के रूप में इसलिए माना गया क्योंकि इससे पहले का वर्ष जो था वह आपका मध्यकालीन भारत यानी कि मिडावल इंडिया है और 1707 के बाद का वर्ष आधुनिक भारत। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये वर्ष 1707 ही क्यों चूज किया इतिहासकारों ने, हमारी सरकार ने, एनसीईआरटी ने, कि ये वर्ष ही आधुनिक भारत की शुरुआत माना जाएगा और मध्यकालीन भारत का अंत माना जाएगा। तो यहाँ पर एक तथ्य आपको सामने में आता है और वह यह है कि यह वर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये कि औरंगजेब की मृत्यु, डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में हुई। यानी जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में, मध्यकालीन भारत में उस समय मुगलों का शासन था। यानी कि दिल्ली पर जो शक्ति दिल्ली पर बैठी हुई थी वो मुगल थी। और उस अंतिम, कहा जाए कि मध्यकालीन भारत में अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब थे और यह वर्ष उन्हीं की मृत्यु से संबंधित है। तो क्या यह मान लिया जाए कि औरंगजेब की मृत्यु ही आधुनिक भारत की शुरुआत है या वो कारण है जिसने आधुनिक भारत की शुरुआत कर दी? तो कहीं ना कहीं ये सत्य है। औरंगजेब की मृत्यु ने एक रेखा, एक बाउंड्री खींच दी कि उससे पहले का भारत मध्यकालीन भारत में आएगा और उसके बाद का भारत आधुनिक भारत में आएगा। तो हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर औरंगजेब की मृत्यु इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्यों औरंगजेब की मृत्यु को इतना महत्व दिया गया कि वह आधुनिक भारत की शुरुआत बन गया और मध्यकालीन भारत का अंत बन गया। तो इसको समझना होगा और यही हम लोगों का आज का विषय भी है, टॉपिक भी है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आखिर क्यों औरंगजेब की मृत्यु को क्यों मध्यकालीन भारत का अंत कहा जा रहा है और आधुनिक भारत की शुरुआत की जा रही है? इसके पीछे जाने से पहले और इस तथ्य को समझने से पहले हमें इससे बहुत पहले जाना पड़ेगा और चीज़ों को देखना होगा। वर्ष है 1498, 1498।
वर्ष है 1498 और वह वर्ष इसी वर्ष यूरोप से एक व्यक्ति भारत आता है। यूरोप से एक व्यक्ति भारत आता है 1498 को। यदि कहा जाए यूरोप के किस देश से, तो मैं कहूँगा पुर्तगाल से, यानी एक पुर्तगीज व्यक्ति यूरोप से भारत आता है और यह सीधे सी रूट से इंडिया आता है। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले कोई आया ही नहीं यूरोप से। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, व्यापार हो रहा है, यहाँ से वहाँ व्यापार हो रहा है, वहाँ से वस्तुएं यहाँ भी आ रही हैं। लेकिन 1498 से पहले यूरोप से भारत का व्यापार जो होता था वह लगभग स्थल यानी कि लैंड रूट से होता था। But 1498, a decisive year in the history, okay, because the first time a sea route was discovered from Europe to India. यानी 1498 में भारत और यूरोप के बीच एक सीधे संबंध की शुरुआत हुई और यह संबंध था समुद्री रास्ते से एक नए रास्ते की शुरुआत। और इस रास्ते की खोज की वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा, आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की। और आपने पढ़ा होगा कि एक पुर्तगीज व्यक्ति वास्को डिगामा थे तो 1498 में भारत को खोजे। भारत को किसी ने खोजा नहीं, भारत पहले भी था, भारत उसके बाद भी है। सिर्फ इस तथ्य को जानने की आवश्यकता है, जिसे हम खोज कहते हैं, वस्तुतः वह समुद्री रास्ते की खोज से संबंध यानी रिलेटेड था। यानी 1498 में भारत को समुद्री रास्ते से सीधे समुद्री रास्ते से खोजा गया। पहले लोग टर्की से होते हुए भारत तक पहुंचते थे, लेकिन पहला व्यक्ति जो सीधे भारत तक पहुंचा यानी सीधे सी रूट से, कोई लैंड रूट को उसने नहीं लिया, सीधे सी रूट से भारत तक पहुंचा, वह थे वास्को डिगामा। तो प्रश्न उठता है कि ये 1498 में वास्को डिगामा के भारत का आना और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और आधुनिक भारत की शुरुआत, इन दोनों में आखिर कनेक्शन क्या है? कुछ चीजें हैं जो आपस में जुड़ रही है या सर ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, चीजें जुड़ रही है और इसको यहीं से समझना होगा। समझना यह होगा कि 1498 में एक व्यक्ति वास्को डिगामा भारत आता है और बेसिकली वो केरला आते हैं। कहाँ आते हैं? केरला, यानी केरल। यदि कहा जाए केरला या केरल आते हैं, ठीक है। और कालीकट आते हैं। यदि आपसे वैसे तो तथ्य में हम लोग जब पढ़ेंगे तो जब आप पढ़ते हैं पीटी के बहुत सारे फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर आए, कौन थे शासक, केरल में आए, कालीकट में आए, शासक का नाम जमेरियन था और उन्होंने एक वार्म वेलकम भी किया उनका, ठीक है। तो ये सब तो बात की बातें हैं, तथ्य है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे बाद में। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्को डिगामा जब भारत आते हैं 1498 में, तो उन्होंने कुछ यहाँ से कुछ चीज़ों को परचेज किया, कुछ चीज़ों को खरीदा। हाँ ठीक है, उसमें मसालों की संख्या ज़्यादा थी, ये बात सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो भी सामान, जो भी वस्तुएं उन्होंने यहाँ से परचेज की, जब उसे दोबारा यूरोप में बेचा यानी कि सेल किया, तो लगभग 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ। 60 टाइम्स, लगभग 60 गुना प्रॉफिट पर उन्होंने जो वस्तुएं केरल से, जो वस्तुओं को उन्होंने प्राप्त किया, केरल या इसके आसपास के क्षेत्रों से जो वस्तुएं उन्होंने प्राप्त किया, लगभग उसको 60 गुना प्रॉफिट में बेचा। एक ऐसा समाचार यूरोप तक यानी खासकर पुर्तगाल तक पहुंचा जिसने पूरे पुर्तगाल में आग लगा दी। यानी अब उन्हें यह चीज समझ में आया कि भारत के पास जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे यहाँ बहुत डिमांड है या मांग है, और ये कड़ी आगे बढ़ गई। यानी 1498, एक मिनट, यानी यदि सही अर्थ देखा जाए तो यानी 1498 में पुर्तगीज इंडिया आते हैं, पुर्तगीज यानी कि वास्को डिगामा, और जब यहाँ से वो जाते हैं तो लगभग कहा जाए तो 60 टाइम्स प्रॉफिट में उन्होंने
जो भी माल यहाँ से परचेस किया उसको बेचा। यह खबर जब पुर्तगाल में अन्य लोगों को पहुंची तो अन्य पुर्तगाली भी भारत पहुंचे और उन्होंने भी भारत के साथ ट्रेड शुरू की और पुर्तगाल में कहीं न कहीं कमर्शियल प्रोस्पेरिटी, व्यापारिक समृद्धता पुर्तगाल में आ गई। यह समाचार पुर्तगाल तक रहती तो समझ में आता। पुर्तगाल यानी कि यूरोप का एक देश, वहाँ से यह समाचार यूरोप के अन्य देशों में भी पहुँचा और दूसरे देश है डच, उन्होंने भी भारत आने का निर्णय किया और वह भी भारत आए और यह लगभग 1602 में भारत आए, 1602 में, और उन्होंने भी भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वस्तुएं वहाँ जा रही हैं उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और उससे कई गुना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जो न्यूज़ पुर्तगाल में थी वो न्यूज़ अन्य देशों में भी अब धीरे धीरे पहुँच रहा है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड ने भी भारत आने का निर्णय किया और इसके लिए बाकायदा उन्होंने 1599 में एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की। यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी और कहीं ना कहीं इस कंपनी की स्थापना की गई 1599 में और यह कंपनी लगभग 1603 में भारत आई और इसने भी भारत के साथ ट्रेड शुरू कर दिया। आगे की कड़ी में देखेंगे तो डेनमार्क भी भारत आते हैं, डेन भी, और फिर फ्रांस, लगभग फ्रांस 1664। यानी यह एक शुरुआत जो पुर्तगाल के द्वारा हुआ, व्यापारिक शुरुआत जो पुर्तगाल के द्वारा हुआ, उस व्यापार को या उस व्यापार में आगे डच भी शामिल हुए, इंग्लैंड भी शामिल हुआ, डेनमार्क भी शामिल हुआ और फ्रांस भी शामिल हुआ। फ्रांस अंतिम देश था। इन सब देशों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। सब देशों में एक कॉमन बात, एक सामान्य बात यह थी कि सभी देश ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए कोई न कोई एक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना भी की। यह बात अलग है, किसी की कंपनी पूर्णतः सरकारी थी, किसी की कहा जाए तो सेमी गवर्नमेंटल यानी अर्ध सरकारी, और कोई पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी थी। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, इंग्लैंड की कंपनी पूर्णतः निजी थी, वहीं देखा जाए तो पुर्तगीज कंपनी सेमी गवर्नमेंट थी। पुर्तगीज कंपनी देखा जाए तो सेमी गवर्नमेंट थी, अर्ध सरकारी थी, थोड़ा सरकार भी और थोड़ा प्राइवेट सेक्टर भी। वहीं फ्रांसीसी कंपनी देखा जाए तो पूर्णतः एक गवर्नमेंट कंपनी थी। यानी सभी देश धीरे धीरे करते करते भारत के साथ व्यापार शुरू करते हैं और यह व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ता भी है। कई देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक सामान्य बात वो यह है कि सभी देश कोई ना कोई कंपनी बना रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड किया जाए, किसी की सरकारी, किसी की अर्ध सरकारी और कोई पूर्णतः सरकारी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं थोड़ा आगे की बात और भी देखते हैं। ये सारी कंपनियां भारत आ चुकी हैं और आखिरी कंपनी जो मैंने कहा वह फ्रांस की कंपनी थी जो भारत आई, लेकिन इनमें से किसी कंपनी की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह सीधे मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। हाँ, कई बार देखने को यह मिला, कई बार आपको यह देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ाया। कभी शाहजहां के समय बढ़ाया, कभी औरंगजेब के समय बढ़ाया, उन्हें दंडित भी किया गया। औरंगजेब ने एक जबरदस्त अभियान किया और उन्हें दंडित भी किया, अंग्रेजों को कलकत्ता को छोड़कर भागना भी पड़ा। ठीक है, लेकिन मोर एंड लेस देखा जाए तो ये सारी कंपनियां व्यापार में ही लगी रही। यदि इनकी कोई महत्वाकांक्षा रही भी हो कि हम लोग राजनीति में हस्तक्षेप करें या किसी क्षेत्र को जीत लें, तो वो दबी रही। क्यों दबी रही? प्रश्न उठता है, क्यों दबी रही? उसका मूल कारण है दिल्ली में बैठा हुआ मुगल सत्ता, यानी मुगल पावर, और यह बहुत ही मजबूत पावर थी। और औरंगजेब तक, यदि कहा जाए औरंगजेब तक जो दिल्ली में सत्ता मुगलों की थी, वह औरंगजेब तक इतनी शक्तिशाली नजर आती थी और शक्तिशाली थी भी कि इनमें से किसी भी शक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षा को अति महत्वाकांक्षा में बदलने का प्रयास नहीं किया। लेकिन 1707 का वर्ष एक
डिसाइसिव ईयर, एक निर्णायक वर्ष के रूप में सामने आया जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और डेथ ऑफ औरंगजेब। और यह तारीख एक निर्णायक वर्ष के रूप में सामने आता है जब हम कहते हैं मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक काल की शुरुआत हुई। तो प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली जो सत्ता का केंद्र था, उन दिनों दिल्ली जो सत्ता की केंद्र थी, वहां पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी हमें शासक नजर नहीं आता है जिसने इनमें से किसी एक कंपनी या कहा जाए इन कंपनियों के महत्वाकांक्षा को रोकने का प्रयास किया। सच्चाई यह है उनमें क्षमता का अभाव था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आए, चाहे बहादुर शाह आए प्रथम, उसके बाद हम देखते हैं जहादार शाह, उसके बाद हम देखते हैं फर्रुखसियर, उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद शाह, या अंतिम मुगल बादशाह देखते हैं 1857 की क्रांति का जो हिस्सा थे बहादुर शाह जफर। कोई भी राजा हो जो औरंगजेब के बाद आए, कोई भी मुगल शासक हो, बादशाह हो जो औरंगजेब के बाद आए, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे या उनकी आइडेंटिटी या उनका व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह अपना प्रभाव शासन में छोड़ पाते। और इससे क्या हुआ, शासन शिथिल हो गया, शासन शिथिल हो गया और इन कंपनियों ने अपनी महत्वाकांक्षा को अति महत्वाकांक्षा में बदलना शुरू कर दिया। और इसी में से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इंग्लैंड की कंपनी, जो 1599 में स्थापित हुई थी। वह इतना अति महत्वाकांक्षी हो गई कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करते करते इतना हस्तक्षेप कर दी कि भारतीय क्षेत्रों को ही जीतना शुरू कर दी। वाजिब है इंग्लैंड ने अपनी जीत की शुरुआत बंगाल से की थी, ये अलग बात है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं, एक बात समझते हैं, यानी 1707 का वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। 1707 का वर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता उन लोगों के हाथ में आई जो इतने शक्तिशाली नहीं थे या उनकी व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली नहीं था कि इन कंपनियों की महत्वाकांक्षा को रोक पाते। और आगे चलकर आपको पता ही है, इनमें से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरे भारत को ही जीत लिया। तो इसलिए 1707 का वर्ष इतिहास में एक निर्णायक वर्ष के रूप में माना जाता है, जहां हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का अंत हो गया और आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। चलिए कुछ एक और पहलू के रूप में, एक और चीज के रूप में हम लोग 1707 के वर्ष को देखते हैं। यानी एक नजरिया तो यह था कि भारत अब इतना शक्तिशाली नहीं रहा। एक दूसरा नजरिया के रूप में भी 1707 के वर्ष को देखा जाए, देखते हैं। (1707) 1707 का वर्ष और औरंगजेब की मृत्यु। डेथ ऑफ औरंगजेब। एक दूसरा पहलू, अब दूसरे पहलू के रूप में हम चीजों को देखते हैं और समझते हैं। पहला हम लोगों ने जो देखा वो आप समझ गए, दूसरा देखते हैं 1707 ही क्यों आधुनिक भारत की शुरुआत। इसमें दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। दिल्ली में मुगल सत्ता और औरंगजेब शासक। जब तक औरंगजेब यानी 1707 तक, जब तक औरंगजेब मुगल सत्ता पर आसीन रहा तो देखा यह गया कि लगभग भारत, आपको पता होगा कि औरंगजेब के समय कुल मिलाकर के 21 प्रांत थे, 21 प्रांत थे, 21 प्रोविंसेस थे। और एक बहुत बड़ा एरिया यदि कहा जाए तो काबुल से लेकर के पाकिस्तान, काबुल, पाकिस्तान और लगभग पूरा का पूरा डेक्कन एंड बंगाल, इस पूरे क्षेत्र पर मुगलों का ही शासन था। यदि देखा जाए तो बंगाल से शुरू करके काबुल, काबुल से पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पूरा दक्कन, दक्कन का पूरा क्षेत्र मुगलों के शासन के अंतर्गत में था। और दिल्ली में बैठा हुआ मुगल बादशाह यानी मुगल शासक औरंगजेब यहाँ से पूरे भारत को रूल कर रहा था, लगभग पूरे भारत को। फार
साउथ को छोड़ दिया जाए, सुदूर दक्षिण छोड़ दिया जाए, तो लगभग पूरा क्षेत्र भारत के अंतर्गत में आता था और दिल्ली से वह पूरे भारत को गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु और वर्ष 1707, क्या किया इसने? औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जितने लगभग 21 प्रोविंस थे, मान लेते हैं इसमें से एक प्रोविंस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हैदराबाद, या कोई और प्रोविंस मान लेते हैं जैसे अवध, या कोई प्रोविंस मान लेते हैं बंगाल। जितने भी प्रोविंस हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये सभी साम्राज्य से यानी एम्पायर से, मुगल एम्पायर से अलग होने लगे। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मुगल थे तो उन्होंने यहाँ पर गवर्नर्स को भेजा होगा, प्रांतपतियों को भेजा होगा रूल करने के लिए। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद जो वीकर सक्सेसर्स यानी कहा जाए जो भी उत्तराधिकारी, जो कमजोर उत्तराधिकारी आए, उनके राज्य में क्या हुआ, जितने भी प्रोविंस थे वो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अलग होना शुरू कर दिए। यानी उन्होंने अपने यहाँ स्वतंत्र राज्यों की नींव रख दी। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो वह एक स्वतंत्र राजा के रूप में सिनेरियो में आ गए कुल मिलाकर के। तो औरंगजेब की मृत्यु कैसे एक डिसाइसिव ईयर है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। यानी दूसरा पहलू ये था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत एक नहीं रहा, भारत इंटीग्रेट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि दिल्ली में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो गई और जितने भी प्रोविंस थे धीरे धीरे वह मुगल से आज़ाद होने लगे। क्योंकि सच्चाई ये है उस समय कोई नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का संकल्पना कॉन्सेप्ट नहीं था। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जैसी कोई संकल्पना उन दिनों नहीं थी। यदि कोई क्षेत्र आपके साथ जुड़ा है तो यह आपकी शक्ति है। यानी शक्ति ही मध्यकाल में एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि कौन आपके साथ जुड़ा रहेगा और कब तक जुड़ा रहेगा। जब यह शक्ति कमजोर पड़ेगी तो लोग आपसे आज़ाद होंगे, क्षेत्र आपसे आज़ाद होंगे। कारण राष्ट्रवाद का अभाव। राष्ट्रवाद पर चर्चा किसी और दिन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर 1707 का वर्ष ही क्यों चुना गया आधुनिक भारत की शुरुआत के लिए। चलिए, यानी यह दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 1707 क्यों? पहला हम लोगों ने पढ़ा कि 1707 के बाद जो दिल्ली में एक कमजोर सत्ता की स्थापना हुई, उसके बाद जितनी भी विदेशी कंपनियां आई थी उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा लिया। हाँ, ये बात अलग है। इसमें से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वो अति महत्वाकांक्षी हो गई और उसने तो पूरे भारत को ही, संपूर्ण भारत को ही अपने में ले लिया। और दूसरा पॉइंट यहाँ से दूसरा पहलू ये भी आता है, 1707 से ही संबद्ध है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत एक नहीं रहा। जितने भी प्रोविंस थे वो धीरे धीरे आज़ाद हो गए और वहाँ पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। सच्चाई ये है, अंतिम मुगल बादशाह कहा जाए बहादुर शाह जफर, तो शायद लाल किले के अंदर भी उनका शासन सही से नहीं था। यानी वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि लाल किले के भीतर भी उनको चुनौती दी जा रही थी। सच्चाई यह है। तो ये दूसरा पहलू है। अब हम लोग आते हैं कि तीसरे पहलू पर। अब हम लोग तीसरा पहलू समझते हैं कि आखिर 1707 क्यों, क्योंकि इसको भी समझना जरूरी है। चलिए, यानी अभी तक हम लोगों ने इस बात को समझा कि 1707 का वर्ष एक निर्णायक वर्ष के रूप में सामने में आया और शायद वही वो कारण था कि इस वर्ष को चुन लिया गया कि आज मध्यकालीन भारत का अंत हुआ और आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। और इसके पीछे हम लोगों ने दो पहलुओं को देखा, एक औरंगजेब की मृत्यु और विदेशी कंपनियों की महत्वाकांक्षा का उभरना। दूसरा हमने देखा औरंगजेब की मृत्यु और जितने भी प्रिंसी स्टेट्स, जितने भी क्या कहता है राज्य थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। एक तीसरा भी इसमें पहलू है, इसको भी समझने की आवश्यकता है कि आखिर औरंगजेब की मृत्यु ही क्यों चुना गया आधुनिक भारत की शुरुआत के लिए। हम लोग तीसरे पहलू पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं और देखते हैं। तीसरा पहलू को समझना होगा। तीसरा पहलू में एक बात समझिए
जैसे मान लेते हैं ये दिल्ली है और दिल्ली में ही सही मुगल भारत पर शासन कर रहे हैं और अंतिम मुगल बादशाह जैसे कि आपको पता है औरंगजेब है। औरंगजेब हो या उससे पहले शाहजहां हो या जहांगीर हो या अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, किसी के भी शासन क्यों ना हो, एक बात बहुत ही कॉमन है, वह यह है कि मुगल प्रशासन में कई लोगों की भागीदारी है। इसको भी समझा, मुगल प्रशासन में कई लोगों की भागीदारी है और वह कई वर्गों से आते हैं, कई वर्ग से भी आते हैं और कई नस्ल के भी हैं। जैसे कुछ लोग हैं जैसे अफगान, कुछ थे जो नौकरशाही हो, चाहे हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोले या नौकरशाही बोले या प्रशासन में भागीदार बोले, तो कुछ अफगानी थे, कुछ तुरानी थे, कुछ ईरानी मान लेते हैं ईरानी थे, कुछ उज्बेक थे। तो ऐसे कई लोग हैं, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड के यानी इस्लामिक दुनिया के कई वर्गों के लोग मुगल प्रशासन में भागीदार थे और ये सभी एक सहायक के रूप में मुगल सत्ता में बने हुए थे। चाहे वह अकबर हो, शाहजहां हो, जहांगीर हो या औरंगजेब हो, इन लोगों ने मुगलों को बनाए रखने में, उनकी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कभी भी इनमें से किसी भी वर्ग के लोगों ने या इन गुटों ने कभी भी शासक यानी कि राजा को बनाने में कोई भूमिका अदा नहीं की। सच्चाई ये है, मुगल शासन के दौर में चाहे वह अकबर हों, जैसे मान लेते हैं पहले बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, चाहे उसके बाद शाहजहां आए या औरंगजेब आए, कोई भी राजा बना हो, सच्चाई ये है ये रॉयल फैमिली यानी कि ये शाही परिवार खुद डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा, चाहे युद्ध करके करें या बिना युद्ध का करें। सच्चाई ये है यदि औरंगजेब भी राजा बना तो यह औरंगजेब का स्वयं का निर्णय था कि वह राजा बने। हाँ, इसके लिए उसे युद्ध करने पड़े। चाहे शाहजहां राजा बना हो, वो स्वयं राजा बना, चाहे इसके लिए उसे विद्रोह ही क्यों न करना पड़ा हो। सच्चाई यह है कि जितने लोग, चाहे बाबर से लेकर के हुमायूं तक जितने भी लोग राजा बने, वह स्वयं अपनी काबिलियत से बने और यह उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वह शासक वर्ग में आए या शासन करें या बादशाह हो। लेकिन 1707 के बाद, जैसा कि मैं हमेशा इस बात की ओर आपका ध्यान ले जाता हूं कि 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो एक अजीब सा परिवर्तन देखने को आया और एक शब्द सामने में आपको आता है, वह है शासक निर्माता वर्ग। शासक निर्माता वर्ग यानी यदि कहा जाए किंग मेकर। यह संकल्पना आपको पहले नजर नहीं आएगी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक नवीन शब्द या एक नवीन संकल्पना आपको दिखाई देगी, वह है शासक वर्ग। यह है शासक निर्माता वर्ग यानी किंग मेकर ग्रुप। यह औरंगजेब की मृत्यु से पहले नहीं था। क्या है जरा देखते हैं, समझते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि औरंगजेब की मृत्यु से पहले जितने भी लोग राजा बने वह स्वयं के काबिलियत पर बने, उनकी स्वयं की महत्वाकांक्षा थी और उन्होंने स्वयं इनिशिएटिव यानी आगे बढ़कर शासक बनने की भूमिका को अदा किया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी सक्सेसर आए, जितने भी उत्तराधिकारी आए, उनका व्यक्तित्व कमजोर है। सच्चाई ये है औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक वर्ग अब स्ट्रांग नहीं रहा, उतना शक्तिशाली नहीं रहा। और जब शासक वर्ग शक्तिशाली नहीं रहा यानी जब मुगल शक्तिशाली नहीं रहे, तो मुगल के अधीन या मुगल के मातहत जितने भी गुट थे, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो तुरानी हो, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो उज्बेक हो, ये शक्तिशाली बनकर के सामने आए।
इन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपना अपना एक ब्लॉक, अपना अपना एक गुट बना लिया। और ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब ये क्या करने लगे, अपनी पसंद का बादशाह बनाना शुरू कर दिया। जैसे जब तुरानी गुट ताकतवर हो तो वो क्या करे, एक कॉन्स्पिरेसी करके, एक षड्यंत्र करके किसी को हटाते थे और स्वयं अपनी पसंद का एक राजा बना देते थे। हाँ, ये बात अलग है कि इन्होंने जब भी किसी राजा को बनाया, यानी सत्ता जब भी, दिल्ली की सत्ता जब भी किसी को दी गई तो वो मुगल फैमिली से ही बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी उसका चरित्र एक पपेट्री शासक के रूप में ही होगा, यानी कठपुतली शासक। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद एक नवीन संकल्पना क्या देखने को मिली, वह यह थी कि मुगल सत्ता के कमजोर होने से क्या हुआ, कुछ गुट बहुत ताकतवर हो गए, चाहे वो अफगानी हो, तुरानी हो, ईरानी हो, उज्बेक हो, इस प्रकार के जितने भी लोग शासन में थे ये अपना अपना ब्लॉक बना लिए और ताकतवर हो गए। और जब भी जो भी गुट ताकतवर होगा वो अपनी पसंद का राजा बनाएगा। और यह एक नवीन संकल्पना थी, आज तक इतिहास में ऐसी संकल्पना देखने को नहीं मिली थी, खासकर मुगल सत्ता के दौर में। एक शक्तिशाली राजतंत्र में ऐसी चीज देखना एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग था। लेकिन ऐसा हुआ, और ऐसा कब हुआ, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद निसंदेह भारत में कई नवीन संकल्पनाएं जन्म ली। शासक, निर्माता जैसे शब्द आए, वहीं भारत भी एक नहीं रहा और विदेशी सत्ता भारत में अपने पैर जमा ली। इसलिए 1707 का वर्ष एक महत्वपूर्ण लकीर के रूप में सामने आता है और हम देखते हैं कि यह वर्ष आधुनिक भारत की शुरुआत का वर्ष बन जाता है, एक डिसाइसिव ईयर। अब हम लोग समझ गए कि वाई 1707 कंसीडर्ड या डिसाइडेड एज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम लोग इस बात को समझे कि क्यों 1707 का वर्ष इतना महत्वपूर्ण बन गया कि उसने भारत को आधुनिक भारत में प्रवेश दिलवा दिया। चलिए बाकी हम लोग आगे की क्लास में देखते हैं कि कैसे, क्या वो कारण थे कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। आखिर वो परिस्थिति क्या थी कि अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक।